हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। चलिए, तो नेक्स्ट एमसीक्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है और कौन सा एक्ट है हमारा आज का? हमारा एक्ट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये एक्ट भी हमारा किस में आता है? ये हमारे मेजर जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जुडिशरी होता है एग्ज़ाम, एडीएस के एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें भी ये एक्ट आता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है। ठीक है, इसकी हर रोज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट्स भी आती रहती हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है हमारा। तो आज इस एक्ट के एमसीक्यूज़ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि कौन से एमसीक्यूज़ है जो हमें समझने पड़ेंगे, जो प्रोविजंस है, जो बातें हैं जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की, वो हमें समझनी पड़ेंगी। तो चलिए, आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। आप लोगों को अच्छे से सुन रहा होगा, दिख रहा होगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है? The Negotiable Instrument Act 1881 is an act to define and amend the law relating to। भाई, हमारा जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 है, वो एक्ट क्यों आया? टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू, किन के जो पर्सपेक्टिव्स हैं उनको इसने क्या करना है? कंसोलिडेट करना है, अमेंड करना है, उन लॉ को डिफाइन करना है। तो इनमें से कौन से हैं? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है चेक, सेकंड बिल ऑफ एक्सचेंज, थर्ड प्रोमिसरी नोट और फोर्थ ऑल ऑफ द अबव। तीनों की बातें करनी है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन ठीक होगा, सेकंड या फिर थर्ड या फिर फोर्थ? चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो ये जो क्वेश्चन है, इसका आंसर करेक्ट क्या बन जाता है? ऑल ऑफ द अबव। कि भाई चेक्स के बारे में भी ये एक्ट बात करता है, बिल ऑफ एक्सचेंज के भी बारे में बात करता है, और प्रोमिसरी नोट्स के भी बारे में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है हमारा, वो बात करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन डिड द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कम इनटू द फोर्स? कब हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है वो इन्फोर्समेंट में आया है? इज इट 1 अप्रैल 1882? इज इट फर्स्ट मार्च 1936? इज इट 1 मई 1989? और इज इट 1 मार्च 1882? चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? चलिए, ए बी सी डी चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा? चलिए बताइए। कब इन्फोर्समेंट में आया है ये एक्ट? चलिए बताइए मुझे जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 1 मार्च 1882 को हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 क्या हुआ है? इन्फोर्समेंट में आया है, इन्फोर्स हुआ है। ठीक है जी। तो इसका क्या जो आंसर है क्या बन गया? डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात करता है? विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोमिसरी नोट? प्रोमिसरी नोट में जो एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो करेक्ट ऑप्शन है? देखिए कई बार क्वेश्चन ना एग्जाम्पल बेस्ड भी आ जाते हैं, और जो एग्जाम्पल्स कहाँ दिए होते हैं? बेर एक्ट में दिए होते हैं। सेम टू सेम जो एग्जाम्पल है वो आ जाते हैं हमारे एग्जाम में, तो वो भी कई बार हमें याद रखना होता है। जैसे ये एग्जाम्पल है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको आप मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन आप मार्क कर लीजिए, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अब मुझे जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो प्रोमिसरी नोट के एग्जाम्पल में नहीं आता? देखिए, आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेटेड टू बी इन ₹1000 टू बी पेड ऑन डिमांड फॉर वैल्यू रिसीव्ड। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा ये कह रहा है मिस्टर बी आई ओ यू ₹10,000। कैसे लिखा है? आई ओ यू। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन ये कह रहा है। थर्ड क्या कह रहा है? आई प्रॉमिस टू पे बी और ऑर्डर ₹500। सी ऑप्शन ये कह रहा है, एंड डी कह रहा है नन ऑफ द अबव। भाई भैया इनमें से कोई ऐसी ऑप्शन है ही नहीं है जो एग्जाम्पल नहीं है हमारे प्रोमिसरी नोट का। तो चलिए जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या बनता है? ए बी सी और डी क्या है करेक्ट ऑप्शन?
तो इसका जो आंसर है वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट बन जाता है? बी ऑप्शन जो है वो होगा इसका आंसर। मिस्टर बी, I.O.U ₹10,000। ये तो जैसे व्हाट्सएप की लैंग्वेज होती है ना, हम चैट बॉक्स में ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं, इस तरह से हम कीबोर्ड यूज करते हैं, जैसे IOU, तो IOU लिख दिया है यहाँ पे। ऐसा नहीं चलता भाई प्रोमिसरी नोट में। तो ये जो है ये प्रोमिसरी नोट का क्या है, ये एग्जाम्पल नहीं होगा। तो बी ऑप्शन क्या हो जाती है? बी ऑप्शन हमारी करेक्ट हो जाती है इस क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट कहता है, इन अ प्रोमिसरी नोट हाउ मेनी पार्टीज आर इन्वॉल्व्ड? कितनी पार्टीज होती हैं प्रोमिसरी नोट में, उसकी बात कर रहा है। तो हमारी ऑप्शंस में क्या है? 1 2 3 4, सीधे 1 2 ABCD ऑप्शन, 1 2 3 4 ऑप्शन और 1 2 3 4 की बात की गई है। तो चलिए मुझे जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। प्रोमिसरी नोट में कितनी पार्टीज जो होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं? वन टू थ्री फोर, चलिए आंसर कीजिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बन जाएगा सी ऑप्शन। 3 जो है, कितनी पार्टीज होती हैं प्रोमिसरी नोट में? 3 पार्टीज होती हैं। क्या लिखा है? एवरी प्रोमिसरी नोट ऑलवेज कंप्राइजेज ऑफ 3 इंपॉर्टेंट पार्टीज एंड हु आर दे? दीज इंक्लूड द मेकर, द पेई एज वेल एज द होल्डर। तो ये तीनों जो होती हैं पार्टी वो हमारी प्रोमिसरी नोट में होती हैं, ये हमारी बात की गई है। तो आंसर क्या बन जाता है? 3 पार्टी। तो करेक्ट ऑप्शन इज द सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सेक्शन 5 ऑफ द NI एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का सेक्शन 5 क्या बात करता है? वो बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स की बात करता है, चेक की बात करता है, या फिर प्रोमिसरी नोट की बात करता है? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट ऑप्शन है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के लिए? चलिए जल्दी से इसका आंसर कीजिए, क्या होगा? ABCD। चलिए ए ऑप्शन होगा, सेक्शन 5 के बारे में बात कर रहा है, बी ऑप्शन होगा, या सी ऑप्शन होगा, या डी ऑप्शन होगा? चलिए जल्दी से बताइए क्या ऑप्शन होगा हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का। तो क्या ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाता है? ए ऑप्शन, दैट इज बिल ऑफ एक्सचेंज बात करता है हमारे सेक्शन 5 की। और क्या कहा गया है? अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, एक पर्सन को डायरेक्ट कर रहा है टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये हमारा क्या करता है? बिल ऑफ एक्सचेंज जो हमारा सेक्शन 5 है उस बारे में बात करता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इन एन अपील बाय द ड्रॉयर अगेंस्ट कन्विक्शन हो गई, अगेंस्ट किस सेक्शन के अंडर? सेक्शन 138 के अंदर क्या हो गई है? कन्विक्शन हो गई है। द एपलेट कोर्ट में ऑर्डर द एपलेंट, जो अपील कर रहे हैं, टू डिपॉजिट सच सम विच शैल बी अ मिनिमम और कॉम्पनसेशन अवॉर्डेड बाय द ट्रायल कोर्ट। कितनी जो है डिपॉजिट करनी पड़ती है, कितना अमाउंट जो है एपलेट को डिपॉजिट करना पड़ता है अगर वो अपील में जाता है? किसके? अगर सेक्शन 138 के अंडर ऑर्डर हुआ है और एपलेंट अपील में जाता है तो उसको कितना सम जो है डिपॉजिट करना होता है, ये बात कर रहा है। ठीक है, चलिए वो 10% ऑफ द फाइन, 15% ऑफ द फाइन, 20% ऑफ द फाइन और 25% ऑफ द फाइन, चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा? चलिए जल्दी से इसका आंसर कीजिए, क्या हो रहेगा? ABCD, 20, 10, 10%, 50, 20, 25। चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या रहेगा? तो इसका क्या
आंसर बन जाता है, इसका आंसर बन जाता है सी ऑप्शन, मिनिमम 20% फाइन का तो देना पड़ता है। तो इसका क्या आंसर बन जाता है 20%, हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है। क्या बात कर रहा है, इन एन अपील बाय द ड्रॉयर अगेंस्ट कन्विक्शन अंडर सेक्शन 138 द एपलेट कोर्ट में ऑर्डर द एपेलेंट, कौन करता है ऑर्डर, एपलेट कोर्ट ऑर्डर करता है एपेलेंट को कि क्या करिए आप, डिपॉजिट करिए सच सम विच शैल बी अ मिनिमम ऑफ 20% ऑफ द फाइन। ठीक है जी, ये हमारा बात करता है हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमारा कितना बन गया 20% बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सेक्शन 35 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 डील्स विद, हमारे सेक्शन 35 क्या बात करता है, लाइबिलिटी ऑफ इंडोर्सर की बात करता है, श्योरिटीशिप की बात करता है, लाइबिलिटी ऑफ द मेकर ऑफ नोट एंड एक्सेप्टर ऑफ अ बिल और नेगोशिएशन बाय डिलीवरी। चलिए इन चारों ऑप्शंस में से बताइए कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ए बी सी डी। चलिए सेक्शन 35 हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का क्या बात करता है, बताइए चलिए जल्दी से। ए बी सी डी क्या कहता है हमारा सेक्शन 35 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, इजी क्वेश्चन, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, चलिए बताइए। तो क्या आंसर आ गया हमारा, लाइबिलिटी ऑफ इंडोर्सर की बात करता है सेक्शन 35, किसकी बात करता है, लाइबिलिटी ऑफ इंडोर्सर की बात करता है। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा गया है, इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्री हूएवर इंडोर्सेस एंड डिलीवर्स अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बिफोर मैच्योरिटी without in such it endorsement expressly excluding or making conditional his own liability is bound thereby to every subsequent holder in case of dishonor by the drawee acceptor or maker to compensate such holder for any loss or damage caused to him by such dishonor provided due to notice of the डिसऑनर। ये सब बातें हमारी क्या करता है, सेक्शन 35 बात करता है। और सेक्शन 35 हमारा क्या बात करता है, लायबिलिटी, किसकी लायबिलिटी, इंडोर्सर की लायबिलिटी हमारा अंडर सेक्शन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, अंडर हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंडर ये बात आती है। ठीक है, सेक्शन 35 क्या बात करता है, लायबिलिटी ऑफ इंडोर्सर की बात करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, a check is a dash drawn upon a specified banker and payable on demand। चेक क्या है, क्या चेक बिल ऑफ एक्सचेंज है, क्या हुंडाई है, क्या प्रोमिसरी नोट है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। और क्या होता है वो, कैसे ड्रॉ अपॉन होता है, ड्रॉन अपॉन अ स्पेसिफाइड बैंकर उसको ड्रॉ करता है, एंड पेबल ऑन डिमांड, जब डिमांड की जाती है तो उसको पे कर दिया जाता है। चलिए बताइए इन चारों में से क्या ऑप्शन करेक्ट होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज करेक्ट होगा, हुंडाई करेक्ट होगा, प्रोमिसरी नोट, और इन चारों में से, इन तीनों में से कोई भी नहीं। चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। ये क्वेश्चंस आज के बहुत इजी क्वेश्चंस थे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर, तो ये तो आपको जल्दी से आ जाने चाहिए कि इनके आंसर्स क्या बनते हैं। ठीक है, ए बी सी डी में से क्या होगा, चेक क्या है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या बनेगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या बन जाता है, अ चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज है जो ड्रॉन अपॉन बाय द स्पेसिफाइड बैंकर और इट इज पेएबल ऑन डिमांड। तो इसका क्या, इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर, जो कौन सा ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया है, बिल ऑफ एक्सचेंज। दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अ होल्डर इन ड्यू कोर्स इज अ पर्सन। अब होल्डर इन ड्यू कोर्स की बात की गई है, कौन सा पर्सन है, हु बिकम्स द पोजेसर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट का पोजेसर बन जाता है हमारा होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो उसके बारे में बात की गई है, कब, बिफोर मैच्योरिटी, फॉर कंसिडरेशन, विदाउट एनी नोटिस एज टू डिफेक्ट इन द टाइटल ऑफ ट्रांसफरर, और ऑल ऑफ द अबव। चलिए जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ए बी सी डी क्या बात कर रहा है,
I'm sorry, एक सेकंड, हाँ जी एक सेकंड। चलिए बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए इन तीनों ही केस में इसका आंसर क्या बन जाएगा, इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इन तीनों ही केस में होल्डर जो है, होल्डर इन ड्यू कोर्स इज अ पर्सन, जो पोजेसर बन जाते हैं किसके, इंस्ट्रूमेंट के, बिफोर मैच्योरिटी फॉर कंसिडरेशन, किसकी, विदाउट एनी नोटिस एज टू डिफेक्ट टू द इन द टाइटल ऑफ ट्रांसफरर। इन तीनों ऑप्शन ये जो है वो करेक्ट ऑप्शन है हमारे इस क्वेश्चन के। तो क्या आंसर बन जाता है हमारा, ऑप्शन डी जो है वो हमारी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो क्या इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, ऑल ऑफ द अबव, तीनों ऑप्शन जो है हमारी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी, तो चलिए आज का हम सेशन कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का जो एमसीक्यू प्रैक्टिस है वो खत्म हो गई है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन में और प्रोविजंस पढ़ते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की, विद एक्सप्लेनेशन, हर चीज बात कवर करेंगे। चलिए आपको एक बार फिर से बता दूं कि पीडीएफ कैसे हमने डाउनलोड करनी है। चलिए ठीक है, कैसे हमको पीडीएफ डाउनलोड करनी है, गूगल पे गए, यूट्यूब में आपका यूट्यूब जो बैंकिंग है हमारा अभिपीडिया बैंकिंग है वो तो आपका हमेशा सर्च होना ही चाहिए। हमारे एक और प्लेटफॉर्म है अभिपीडिया लॉ, उसमें भी हमने वीडियो, हम जो एसओ की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, बट अभिपीडिया बैंकिंग तो आपका हमेशा सर्च लिस्ट में होना ही चाहिए। ठीक है, पेज खुल गया हमारा। और अब क्या करेंगे, अब हम वीडियोज में जाएंगे। अब देखिए फर्स्ट ही वीडियो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की आ जाती है, उसको ही हम खोलते हैं। जब इस एक्ट को हम खोलेंगे तो हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हम क्या करेंगे, हम क्लिक हियर टू रजिस्टर फॉर पीडीएफ। पीडीएफ के लिए सीधे से जो फर्स्ट लिंक है, फर्स्ट लिंक को ही हमने क्या करना है, रजिस्टर कर देना है। अब क्या होगा, जिन लोगों ने रजिस्टर नहीं किया होगा उनके लिए क्लिक हियर टू अवेल फॉर 100% डिस्काउंट आ जाएगा। 100% डिस्काउंट करो क्लिक, इस पेज में आओ। ठीक है, आपको क्या दिख रहा है, ये देखिए अपकमिंग वीडियोस के बारे में पूरा पता चल गया है कब आएंगी। अब देखिए आपको यहाँ पे आपको मिसलिनियस ये सब वीडियोस के बारे में पता चल रहा है। और प्रोफेशनल लीगल नॉलेज पे जब आप क्लिक करेंगे तो हमारी ये सारी की सारी वीडियोस आ जाती हैं। और देखिए अब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की ही अगर आपने करनी थी तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वॉच रिकॉर्डिंग करेंगे, जाके इस पर क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको हमारी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी और आपको क्या मिल जाएगा, हमारा पीडीएफ एंड डॉक्यूमेंट्स में मिल जाएंगे। पीडीएफ एंड डॉक्यूमेंट में आपने सीधे क्लिक किया, एक ही प्लेटफॉर्म में आपको सब कुछ दिख गया और यहाँ पे आपकी पीडीएफ डाउनलोड हो गई। भाई कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, बहुत इजी स्टेप्स हैं, आपको यही फॉलो करने हैं और रजिस्टर कर देना है पीडीएफ के लिए। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। ये जो हमारे एमसीक्यू वार्म अप चला है आपके लिए ही चला है। ठीक है, एग्जाम हमको क्लियर करना है। तो चलिए आज का लेक्चर इधर ही कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं हम। थैंक यू सो मच।